हेलो एवरीवन। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये प्रेजेंट कहाँ होंगे। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे पंप और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम पंप भी होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ओनली सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो जैसा इसका नाम है वैसा आधा आधा काम तो इसका नाम ही बता रहा है, सोडियम पोटेशियम, यानी कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, सोडियम और पोटेशियम का यूज़ होगा। मतलब इन्हीं आयंस के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है, इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं उनके अंदर। यहाँ पे क्या सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होता है कि हियर सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज मोर एंड सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज मोर। यहाँ पे ये बता रखा है कि जैसे हमारा ये मान लो कोई एक सेल है, सेल के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, इंट्रासेलुलर, और बाहर वाला क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर पार्ट के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। कितनी कम होती है, बाहर 100 से लेके 150 नैनोमीटर, 10 से 15 mm, और अंदर जो है इसका जस्ट रिवर्स होगा। तो यहाँ पे क्या करता है सोडियम पोटेशियम पंप, मेनली क्या करता है ये, मेन मतलब कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। द मेंटेनेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप का मेन काम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का मेन काम ये है कि वो जो हमारे पास इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है ना, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि अंदर क्या है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम है इंट्रासेल्युलर पार्ट के अंदर। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दैट वाज सोडियम पोटेशियम पंप। और किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, वो क्या होगा कि हेयर 3 सोडियम आयंस आर ट्रांसफ़र फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी कि क्या होगी यहाँ पर, जो है 3 सोडियम आयंस, यहाँ पे जो सोडियम आयन है ना, 3 सोडियम आयंस का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी कि 3 सोडियम आयंस जाएंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। फिर यहाँ पे क्या है, हेयर आयंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सो इट कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम है और बाहर क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और हम इंट्रासेलुलर पार्ट के से और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, आयंस का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कि लो कंसंट्रेशन से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, यानी चेंज जो होता है वो कितना, वो पॉजिटिव होगा। इस ओवरऑल हमने इसके अंदर क्या देखा, हमने दो चार बातें इसके अंदर ये जानी कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो इसेंशियल कैटेगरी के अंदर आता है। और उसके बाद हमने देखा कि जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। पोटेशियम की
इनर में ज़्यादा होती है, आउटर में कम होती है। तो जो मेंटेनेंस होता है इस लो कंसंट्रेशन का, इसमें जो लो कंसंट्रेशन का मेंटेन करते हैं हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, उसको उस प्रोसेस के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो आयंस का ट्रांसपोर्ट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह कि एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की रिएक्शन होती है। डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना देखने के बाद हम अब इसके बारे में थोड़ा सा, इसका मैकेनिज़्म जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आयंस का जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि देखो हियर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो एनर्जी होगी वो हमें कहाँ से मिलेगी, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी के हाइड्रोलिसिस से हमें एडीपी प्लस फॉस्फेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी थ्रू द एंजाइम एटीपेज। और जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस जो होता है वो जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एटीपेज। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है अब इसका मैकेनिज़्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो है 3 सोडियम आयन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरीके से। तो देखो, एज वी नो दैट सेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड इफ वी द सरफेस ऑफ इट्स। देखो, अगर हमें पता है जो सेल होता है ये क्या है, यहाँ पे देखो लिपिड्स की लेयर दिखाई दे रही है आपको। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, और जो टेल होती है इनकी ये होती है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और लिपिड्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो सेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर के अंदर, अगर हम उसके सरफेस को देखें। ठीक है, और आयंस भी क्या होते हैं, आयंस आर जनरली हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और आयंस क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। नाउ द सोडियम आयंस आर गोज इन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, सो इट गोज थ्रू आयनोफोर्स। अब क्या है कि जब जो 3 सोडियम आयंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर जाएंगे तो वो किसी चीज़ के थ्रू ही तो बाहर जाएंगे ना, तो उनको हम बोलते हैं आयनोफोर्स। ठीक है, आयनोफोर्स के थ्रू वो बाहर जाएंगे। इट इज़ ए आयनोफोर्स क्या होते हैं, आयनोफोर्स एक तरीके के फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, और हम इनको चैनल्स भी बोल सकते हैं। और जनरली जो आयनोफोर्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं नेचुरल कैटलिस्ट को जनरली हम यूज़ करते हैं, जैसे वैलिनोमाइसिन हो गया, नॉन एक्टिन हो गया, इन सब को। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि नाउ द सोडियम आयंस आर गोज इन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, सो इट गोज थ्रू आयनोफोर्स, आयनोफोर के थ्रू जाएंगे। आयनोफोर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चैनल्स, बट हियर वी यूज नेचुरल कैटलिस्ट, दैट इज वैलिनोमाइसिन एंड नॉन एक्टिन। नेक्स्ट है, नाउ दिस ट्रांसपोर्ट रिक्वायर सम एनर्जी ऑल्सो, इट कम फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। यानी कि जो है यहाँ पे हमें किसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी के हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम फॉस्फोसाइकेशन भी बोल सकते हैं या फिर पी टाइप ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। अब किस तरीके से इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो देखो, यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारे लिपिड्स के थे, ये जो पार्ट था हमारा, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या था हमारा, अंदर वाला पार्ट था हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर से होते हुए हमारे 3 सोडियम आयंस कहाँ जाएंगे, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको बाहर जाना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, तीनों सोडियम आयंस कहाँ जाने शुरू हो गए, बाहर की तरफ जाना शुरू हो गए। अब देखते हैं कैसे ये चैनल्स के थ्रू बाहर जाएंगे। अब आगे देखते हैं इसको। देखो, दिस इज इवन कन्फर्मेशन, जो अभी पिछले वाला डायग्राम था जिसमें 3 सोडियम आयन से, वो इवन कन्फर्मेशन थी। इन इट 2 अल्फा यूनिट एंड 2 बीटा यूनिट्स आर हैविंग, इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट्स होती हैं।
यहाँ पे जो 3 सोडियम बाइंडिंग थ्रू सम फिजिकल अट्रैक्शन, जो 3 सोडियम होते हैं वो किसी फिजिकल अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं, जिसको हम ओक्लूजन फोर्स भी बोलते हैं। इट इज ओक्लूजन फोर्स क्या होता है? ओक्लूजन फोर्स एक तरीके का वंडरवाल फोर्स होता है। इफ दिस ओक्लूजन इज हैविंग सो इट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ओक्लूजन है यानी फोर्स है तो उसको भी क्या होगी, कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब स्टेप थर्ड देखो, स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप में देखो ये लोब्स जो है यहाँ पे अटैच हो गई और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये चैनल ओपन हो गया। तो ये 3 सोडियम आयंस कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे। जैसे ही ये 3 सोडियम बाहर निकले, ये चैनल यहाँ से क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से ये चैनल बंद हो जाएगा और यहाँ से फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये दो, इसमें यहाँ से देखो 3 सोडियम आयंस आर आउट, यानी कि यहाँ पर पहले तो सबसे पहले में क्या था, ये यहाँ पे 3 सोडियम आए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चैनल ओपन हुआ, इस तरीके से ओपन हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, जब ये तीनों सोडियम यहाँ से आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से ये पूरा अटैच हो जाएगा और ऊपर से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म था कि किस तरीके से जो सोडियम आयन है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर मूवमेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे हम इसकी। ओवरऑल रिएक्शन, जैसे हमने 3 सोडियम हमारे अंदर थे प्लस एटीपी जो एनर्जी होती है प्लस वाटर प्लस 2 पोटेशियम जो हम बाहर है, तो 3 सोडियम आउट हो जाएंगे प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस 2 पोटेशियम इन। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ जो सोडियम आयन है ना, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड के इंट्रासेलुलर पार्ट के अंदर। और कैसे करते हैं? 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे जो मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। हेयर इन सोडियम पोटेशियम द कन्फर्मेशनल चेंजेस फ्रॉम E1 टू E2। यहाँ पे क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या का मतलब क्या होगा कि एक बार जो है सोडियम आयन आए, फिर वो लोब्स आपस में ओपन हो गई तो वो वहाँ से रिमूव हो गई, फिर वो लोब्स क्लोज हो गई। तो यानी उसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनकी कन्फर्मेशन के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद इसमें और आता है थोड़ा कि यहाँ पे देखो, इट इज़ एन इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सेल की आउटर लाइन पे चार्ज का डेवलप होना। ठीक है, इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस का मतलब होता है कि सेल की आउटर लाइन पे चार्ज का डेवलप होना, और वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलप होना, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस। ये एक हाइपोथेटिकल केस होता है चार्ज का, दैट इज इन द इनर पार्ट ऑफ सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज मोर इन आउटर पार्ट एंड पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज मोर। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि ये ना एक पूरी इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है कि सेल की आउटर लाइन पे जो है चार्ज का डेवलप होना, या फिर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलप होना। ये ना एक हाइपोथेटिकल केस है चार्ज का, जो हम मान रहे हैं ना इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस, एक हाइपोथेटिकल केस होता है कि जो सेल का अंदर वाला पार्ट है ना, उसके अंदर तो क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और बाहर क्या हो जाती है, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे आपको दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या क्या होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के। तो पहला फंक्शन क्या है कि सोडियम पोटेशियम मेंटेन द नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ बॉडी थ्रू ऑस्मोटिक रेगुलेशन ऑफ आयन। यानी कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है, नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ बॉडी के अंदर हेल्प करता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है डाइजेस्टिव सिक्रेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, डाइजेस्टिव सिक्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखो यहाँ पे है
कि सोडियम पोटेशियम आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस सच एज बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये सारे तो फंक्शन में क्या क्या देखा हमने कि नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ बॉडी मेंटेन करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिक्रेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद ये हमारा पूरा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर मेन हमने देखो क्या देखा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप। नाम से पता लग रहा है कि किन किन आयंस का यूज़ होगा, सोडियम का यूज़ होगा और पोटेशियम का यूज़ होगा। तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। पंप जो होते हैं, बहुत सारे पंप होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उनमें से ये एक होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर जो हमारा इंट्रासेल्युलर पार्ट होता है ना, उसके अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, पोटेशियम की ज़्यादा होती है। तो और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के अंदर सोडियम की ज़्यादा होती है, पोटेशियम की कम होती है। तो जो ये मेंटेनेंस होती है, सोडियम पोटेशियम जो है वो मेनली क्या काम करता है, वो मेंटेन करता है किसको, जो इंट्रासेलुलर पार्ट के अंदर जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है ना, उसको मेंटेन करता है। किस तरीके से करेगा, 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। अब कैसे वो बाहर जाएंगे, कैसे वो अंदर आएंगे, उनका मैकेनिज्म हमने देखा। उसके बाद हमने इसके कन्फर्मेशनल चेंजेस देखे, E1 E2 मतलब जो है कैसे उसने 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाला। ठीक है, उन सब के बारे में। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस के बारे में जाना। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।